रिकॉर्डिंग लास्ट नंबर भी भूल गए थे। रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, अब आगे बात करेंगे। चलिए, तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ डाइपोल की, और डाइपोल के लिए हमने दो पोजीशंस, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड और पोटेंशियल, ये दो क्वांटिटीज फाइंड करी थी। और इसी के बाद इसी डेरिवेशन को हमने एक्सटेंड किया था फॉर जर्नल पोजीशन। आपको याद आ रहा होगा, जर्नल पोजीशन के लिए एंगल थीटा पर जब डाइपोल से आर डिस्टेंस पर पॉइंट होता है तो फील्ड होती है के पी बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और टेन अल्फा होता है टेन थीटा 1/2 टेन थीटा। डायरेक्शन वायरेक्शन सब कुछ देख चुके थे। स्पेशल केस बता दिया था मैंने आपको। क्या मैंने आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे? ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था शायद, है ना, ये वाला क्वेश्चन दिया था। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी आपको, रिजल्ट बहुत इजीली मिल जाता। तो इसमें मुझे लगता नहीं कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ प्रॉब्लम आई होगी। चलिए, अब आज हमें इसमें कुछ और कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करने हैं, और कुछ और थ्योरी भी कंसिडर करनी है इसमें। स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लेने हैं, 2 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। हमें फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट पी पर ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल जो कि ओरिजिन पर प्लेस्ड है, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स। चलो ट्राई करके देखें, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक शॉर्ट डाइपोल जिसकी वैल्यू है 2 कूलम मीटर, और हमें √3, 1 पर फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है एक डाइपोल जो कि ओरिजिन पर प्लेस्ड है, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स। वैल्यू है इसकी 2 कूलम मीटर, और इसके कारण मुझे एक पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पर है।
√3, 1 पर वो पॉइंट है पॉइंट P, जहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, जहाँ पर मुझे फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल कितना हो जाएगा tan थीटा 1/√3, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें थीटा पता है, हमें आर पता है, हमें उस पॉइंट पे फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना। अब तो कर लूँगी इजीली, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आपको एक्सप्रेशन पता है। फील्ड होता है KP/R³ √1 + 3 cos²θ, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा KP cos²। ये पोटेंशियल हो गया, ये फील्ड हो गई, और इससे हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आर थीटा पी सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, सॉल्व कर सकते हो आगे। ये ट्राई करो। वैसे ये पॉइंट किसी और कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, बस हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इस डायपोल के कारण पोटेंशियल और फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है।
सही आंसर का वेट कर रहा हूँ और सबका आंसर आना चाहिए। कल अगर आप लोगों ने क्लास कंप्लीट होने के बाद फॉर्मूले रिवाइज करे हैं, डायपोल के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पोजीशन, फील्ड और पोटेंशियल के, तो उसके बाद आपका इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आना ही चाहिए। मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ। मुझे सब लोगों से सही आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। स्टिल वेटिंग, क्या बात है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? फॉर्मूला आपको पता है क्या यूज़ करना है? डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, √5। आपको बस कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट के। क्या आंसर आया है? चलो ट्राई करके देखते हैं क्या करना चाहिए था हमें। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर इस डायपोल के कारण फील्ड और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर डायपोल के कारण हमें क्या फाइंड करना है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम हो। मान लेते हैं वो पॉइंट है पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पर हमें पता है फील्ड कितनी होती है, के पी बाय आर क्यूब रूट वन प्लस सी कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल भी लिखा हुआ है। सिंपली आपको करना था ई इक्वल टू वी, दैट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो मैंने दोनों को इक्वेट करा। इक्वेट करने के बाद देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, के पी कैंसिल, आर कैंसिल, ये एक आर आ जाएगा, आर कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को स्क्वायर कर दो। आर कितना था, √5, तो ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस थीटा 1/√2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगर एंगल 45 डिग्री आ गया, एंगल अगर 45 डिग्री आपको पता है, डिस्टेंस पता है √5, तो पोलर कोऑर्डिनेट से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना आता है। हमारा आंसर हो जाएगा √5/2, √5/2। ये रिजल्ट आना चाहिए था, सबका आना चाहिए था ये रिजल्ट। सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए था। उस पॉइंट पर हमें ई और वी इक्वेट करना है। देखो ये अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर, स्क्वायर की साइड लेंथ है स्मॉल ए, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर मैंने 4 शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटे लेंथ के डाइपोल, दिखने में बड़े दिख रहे हैं, शॉर्ट लेंथ का डाइपोल मानना है उसको आपको। प्रॉपर डायरेक्शन देख लो उनकी क्या रखी है। प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मैंने इन 4
डायपोल्स को स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर प्लेस कराए, हर एक डायपोल की वैल्यू है सेम, पी के इक्वल, स्मॉल पी के इक्वल। अब आपको फाइंड करना है इन चारों डायपोल की कॉम्बिनेशन के कारण सेंटर पर फील्ड और सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। टाइम लग सकता है इसमें, 3-4 मिनट लग सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, पर सबका आंसर सही आना चाहिए। चारों डायपोल के कारण नेट सेंटर पर फील्ड और पोटेंशियल हमें फाइंड करनी है। करो ट्राई, और आंसर आते जाए मुझे बताते जाना। पोटेंशियल पहले निकल जाएगा, पोटेंशियल ज़्यादा इजी है। फील्ड में थोड़ा सा डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी, वेक्टर एडिशन होगा। पोटेंशियल तो बहुत इजीली निकल जाएगा, पहले पोटेंशियल फाइंड कर लो, आंसर आ जाए आंसर टेस्ट कर दो, और उसके बाद फील्ड। पोटेंशियल का आंसर आ चुका है काफ़ी लोगों का सही। गुड, वेरी गुड, सही आंसर आया है पोटेंशियल का। अब आपको फील्ड फाइंड करनी है। लास्ट 2 मिनट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल, फील्ड भी सबकी आ जानी चाहिए इतनी देर में। अब वैसे ही आपको शायद ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा, ये या इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है डायपोल की डायरेक्शन चेंज कर दें, पर आपको इस फॉर्मेट का आइडिया लगना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये क्वेश्चन का।
इसका आंसर आना चाहिए फील्ड और पोटेंशियल। चलो ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है इस बात से, हमें गिवन है एक स्क्वायर, और स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पर चार डाइपोल्स प्लेस्ड हैं। डाइपोल 1, 2, 3, 4। और मुझे फाइंड करना है सेंटर पर, सबसे पहले पोटेंशियल से स्टार्ट करूंगा। हर एक डाइपोल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो देखते हैं। ये देखो, ये एंगल है 45 डिग्री डाइपोल की डायरेक्शन के साथ। देखो इस डाइपोल का एंगल भी कितना है, 45 डिग्री। थर्ड डाइपोल नीचे पॉइंट कर रहा है, इसके साथ एंगल कितना, ये एंगल फिर से 45। फोर्थ डाइपोल के लिए भी एंगल कितना, 45 डिग्री। चारों डाइपोल का एंगल 45 डिग्री है। साइड लेंथ है स्मॉल ए, ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ आर, हर एक डिस्टेंस को आर मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ किसी भी एक सिंगल डाइपोल, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस डाइपोल की, तो मुझे बताओ इस डाइपोल के कारण 45 डिग्री पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है। हमें पता है इसके कारण पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, 45 डिग्री, और आर की जगह क्या आएगा, a/√2। सबको पता है कि आर की जगह आएगा a/√2 का स्क्वायर। और ऐसे एक नहीं, ऐसे चार डाइपोल्स हैं देखो। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्टली, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। बस अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में तो आपका आंसर ही आ गया है, ये 4√2 kp/a²। अभी इसी क्वेश्चन में फील्ड निकालने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, फील्ड निकालने से पहले इसी क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एग्जाम में ध्यान रखना इस बात का, डायरेक्टली हर बार 4 से मल्टीप्लाई मत करना। अभी इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि मैंने आपको ये डाइपोल इस टाइप से बना के दिया होता, तो बताओ क्या होता। तब हमारा ये वाला एंगल पता है कितना होता, ये वाला एंगल होता 135 डिग्री। तब एंगल होता 135 डिग्री, और ये 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री और कॉस 45 डिग्री एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों डाइपोल का पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इन दोनों डाइपोल का पोटेंशियल मिलेगा, तब मेरा आंसर होता है 2 टाइम्स। बात समझ आ रही है 2 टाइम्स क्यों लिख रहा हूँ मैं। तब वो ऊपर के दो डाइपोल एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल को कैंसिल कर देते। कैंसिल कैसे हो गया, क्या बताऊँ मैं, बताओ कैसे कैंसिल हो गया, कैसे सिखाऊँ आपको ये बताओ। भैया ये एंगल है 135 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री। एक काम करो, अलग अलग लिख लो, छोड़ो उसको। के पी कॉस 45 डिग्री बाय आर स्क्वायर पहले वाले का, दूसरे वाले का के पी कॉस 135 डिग्री बाय आर स्क्वायर, तीसरे वाले का, फोर्थ वाले का। अब थोड़ा ना इतना कितना बेसिक से समझाया बताओ। ये तो दिखता है ना यार, ये कॉस 135 और कॉस 45 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल कर तो रहे हैं, और क्या करूंगा मैं इससे ज़्यादा। कैंसिल कर दिया उन दोनों को, कैंसिल करने के बाद ये बस ये दोनों बचेंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको डायग्राम ऐसा दिया होता मैंने, ये डायग्राम मान लो ऐसा देता, तो हमारा आंसर क्या होता। तब हमारा आंसर होता जीरो। क्यों होता जीरो, क्योंकि ये एंगल भी 135 डिग्री है। दो एंगल 45 है, दो एंगल 135 है, दो एंगल 45 है, दो एंगल 135 है। सेंटर पे नेट पोटेंशियल हो जाता जीरो।
अब आगे क्वेश्चन पे वापस आते हैं अपन अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो समझ में आ गया आपको, उसका वेरिएशन भी बता दिया कि एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे याद करके मत जाना कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, गलती हो सकती है, आपको एंगल देखने पड़ेंगे, डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग लगेगी, फील्ड की बात करते हैं। देखो फील्ड निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, हर एक डायपोल को रिजॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। हर एक डायपोल को रिजॉल्व करने से देखो मेरा मतलब क्या है। ये फर्स्ट डायपोल दिख रहा है ब्लू कलर में, इस डायपोल को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहता हूँ। पता है वो दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे? एक कंपोनेंट होगा ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये वाला। अब इस डायपोल को भूल जाओ और इसकी जगह p/√2 और p/√2 के दो डायपोल बना दो। क्या यही प्रोसेस है बाकी सभी डायपोल को रिजॉल्व करने के लिए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कर देते हैं बाकियों को भी रिजॉल्व। सेकेंड वाले डायपोल को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड वाले को मैं ब्लैक से रिजॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ डायपोल ये था, नीचे था जो डायरेक्शन जिसकी नीचे थी, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके लिए येलो यूज करते हैं। ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हुआ, p/√2 p/√2। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। इस डायपोल को देखो और इस डायपोल को देखो, ये यहाँ पर सेंटर पर इन दोनों की फील्ड कैंसिल होगी, अपोजिट दिख रहे हैं दोनों, दोनों डायपोल सेंटर पर एक्चुअल पोजीशन फील्ड कैंसिल करेंगे, तो इन दोनों की फील्ड कैंसिल हो जाएगी सेंटर पर। सिमिलरली ये दोनों डायपोल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, सेंटर पर ये चारों डायपोल कैंसिल हो गए, मतलब मुझे सेंटर पर ये चारों डायपोल का यूज नहीं है, इन चारों डायपोल को हटाना है। देखो मैंने हटा दिया आपके सामने, बाद में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपके सामने ही हटा रहा हूँ, ये चारों डायपोल हट गए। अब सिर्फ ये चारों डायपोल बचे, इसके कारण मुझे सेंटर पे नेट फील्ड फाइंड करनी है। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि अब हमें सेंटर पर नेट फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू ये वाला कन्फिग्रेशन। स्टार्ट करते हैं रेड कलर से। रेड कलर वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ पर है? बोलो जल्दी। रेड कलर वाले डायपोल के लिए पॉइंट कहाँ पर है? रेड कलर वाले डायपोल के लिए पॉइंट उसके इक्वेटर पर है। इक्वेटोरियल पोजीशन याद है? इक्वेटोरियल पोजीशन याद है ना? तो उसमें बताओ फील्ड कैसे होती थी? एंटी पैरेलल। तो रेड वाले की फील्ड रेड में बनाएंगे। रेड वाले की फील्ड रेड में एंटी पैरेलल कितनी होगी अभी नहीं पता, अभी ई लिख देते हैं, बाद में सोचेंगे। फिर येलो वाले की फील्ड येलो के एंटी पैरेलल कितनी होगी बाद में देखेंगे। ब्लैक वाले की ब्लैक के एंटी पैरेलल, ब्लैक का एंटी पैरेलल मतलब वही डायरेक्शन होगी। ब्लू वाले की ब्लू के एंटी पैरेलल, ब्लू के एंटी पैरेलल डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी अब? ब्लू के एंटी पैरेलल ये डायरेक्शन होगी। इनका रिजल्टेंट निकालना है अब। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा 2e और 2e एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट यहाँ होगा 2√2e। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ई नेट इज 2√2e। अब आप पूछोगे ई क्या है सर? ई है किसी भी एक डायपोल के कारण उस पोजीशन पर फील्ड। जैसे एग्जांपल ब्लू वाले डायपोल को देखो, तो ब्लू वाले डायपोल के कारण ई कितना होगा याद है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर केपी/आर क्यू होती थी फील्ड। इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड होती थी KP/RQ। बस यहाँ पर पता है क्या आएगा? पी की जगह कितना है? p/√2 है, क्योंकि वैल्यू डायपोल की इतनी है। और आर कितना है? आर आ जाएगा a/√2 का क्यूब। ये उठाओ और इसको यहाँ रख दो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा।
आप नोट कर सकते हो, 1 मिनट देंगे नोट करने के लिए। ऐसा लग रहा होगा वैसे आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप कॉपी में खुद से ड्रॉ करते तो आपको समझ में आता कि ज़्यादा मेहनत थी नहीं इस क्वेश्चन में। बेसिक वेक्टर का कैलकुलेशन था, कर सकते थे इजीली, आंसर बता सकते। काफ़ी लोग आया भी होगा आंसर, वैसे टाइप शायद ना कर पाए हों, आंसर तो आ ही गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आराम से फिर लिखते रहना। एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, उसे मुझे ए से लेकर बी तक डिस्प्लेस करना है वाया दिस सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर आर्क को फॉलो करते हुए डिस्प्लेस करना है। वर्क डन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी।
क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्यू टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, ए और बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। स्टार्टिंग करते हैं ए से, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर में ए पॉइंट का थीटा कितना होगा 135 डिग्री, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन के साथ पॉइंट ए का एंगल देखेंगे तो वो हो जाएगा 135 डिग्री। बी पॉइंट पे पोटेंशियल के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बस आज के लिए काफ़ी हेल्प हो गई है, इससे ज़्यादा तो अब नहीं हेल्प कर सकते। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन में डायपोल की डायरेक्शन दिख तो रही है आपको, डायपोल की डायरेक्शन ये देखो ना, एरो क्या बनाया है हमने, एरो है तो सही पॉजिटिव एक्स में डायपोल का। और क्या चाहिए अब आपको, बताओ लाइफ में। डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी डायपोल की, ये देखो रखा हुआ डायपोल है, सामने सामने दिख रहा है हमें तो। चलिए अभी कुछ और टर्म्स मुझे अब ऐड करने हैं थ्योरी में, और उसमें से नेक्स्ट टर्म होगा नेट फोर्स ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होगी, आज नहीं, आने वाले टर्म्स में हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की। आज बात होगी यूनिफॉर्म फील्ड की। पूरा डिस्कशन फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सब सब कुछ डिस्कशन आज चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, सॉरी यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम एक डायपोल को रखते हैं, अब हमें फाइंड करना है कि इस डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में रखता हूँ तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहला फोर्स लगेगा इस क्यू चार्ज पे, कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसको मैं F1 लिख देता हूँ। दूसरा फोर्स किस पे लगेगा, दूसरा फोर्स लगेगा माइनस क्यू पे, कितना लगेगा, वैल्यू वाइज तो उतना ही लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू फील्ड। वैल्यू वाइज तो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू फील्ड। हाँ ये जरूर है कि नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब जब मैं इन दोनों फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐड करता हूँ, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं होता है। उसके लिए मेथड क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यूनिफॉर्म फील्ड की बात चल रही है। तो हेडिंग, डायग्राम, स्टेटमेंट, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो।
देखो इसमें एंगल का कोई यूज नहीं है। एंगल आगे आएगा, टॉर्क में यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में यूज होगा। फोर्स तो आप कितने भी एंगल पर रख दो डाइपोल को, यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को फील्ड के साथ कितने भी एंगल पर रख दो, हर बार इस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे, नेट फोर्स हो गया। अब हम टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं सबको आता ही है, 11th क्लास में पढ़ा है। अब 12th क्लास में हम देखते हैं डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा। एक रीजन है जिसमें हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ये यूनिफॉर्म फील्ड गिवन है, ठीक है। और दो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पता ही है सबको। और एक होगा नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को मैंने एक रॉड से कनेक्ट कर दिया, ये मिलकर बना देंगे एक डाइपोल। ये कनेक्ट कर दिया इन दोनों को एक रॉड से, ये मिलकर बना रहे हैं एक डाइपोल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें चार्जेस की वैल्यू भी लिख देते हैं। एक है प्लस क्यू, ये वाला चार्ज जो है वो है प्लस क्यू, ये वाला चार्ज है माइनस क्यू। टोटल डिस्टेंस है डी। और इसका सेंटर जो है, ये जो रॉड है इसका सेंटर कहाँ पर है, इस रॉड का सेंटर है यहाँ पर। ये रॉड का सेंटर था। फील्ड की वैल्यू है ई, फील्ड है ई। सबसे पहला फोर्स इस पर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई। एक फोर्स इस पर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई। अब देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल की डायरेक्शन हमें पता है कि डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस है। और ये डायरेक्शन फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। ये फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल बना रहा है फील्ड के साथ थीटा एंगल। फील्ड है हॉरिजॉन्टल, और डाइपोल जो था वो थीटा एंगल पर टिल्टेड डाइपोल है, थीटा एंगल पर फील्ड के साथ। अब ये देखो, इस क्यूई के दो कंपोनेंट होंगे, ये जो क्यूई मैंने लगाया है इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन से दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। एंगल एंगल की समझ तो सबको है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और दो कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्यूई साइन थीटा और क्यूई कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, इसके भी दो कंपोनेंट निकाल लेना अब आप। क्यूई कॉस थीटा और क्यूई साइन थीटा। चलो ये कंपोनेंट निकालने के बाद ये डिस्टेंस कितना है, d/2। ये डिस्टेंस भी कितना है, d/2, क्योंकि कंप्लीट डायपोल की लेंथ है d। सेंटर के अबाउट मुझे बताओ, फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क कितना होगा, वो पता है ना। टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालने का मेथड होता है फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और इनटू डिस्टेंस। तो पहला टॉर्क मुझे मिलेगा, क्यू ई कॉस थीटा को भी रोल नहीं है टॉर्क में, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट सिर्फ क्यू ई साइन थीटा का टॉर्क है। कितना टॉर्क होगा, क्यू ई साइन थीटा इंटू d/2। कैसा टॉर्क है ये, क्लॉकवाइज। वैसे ही ये देखो, ये दूसरा क्यू ई साइन थीटा यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका टॉर्क कितना होगा, क्यू ई साइन थीटा अगेन इंटू d/2।
और ये भी कैसा होगा, ये भी देखो ध्यान से देखो, ये भी क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू QED साइन थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q इंटू डी क्या होगा, Q इंटू डी होगा P, डायपोल मोमेंट। तो इसको मैं लिख दूँ PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क हो गया PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता था अगर हम चाहते, तो वेक्टर फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिख सकते थे, P क्रॉस E, जहाँ पे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर में PE साइन थीटा में थीटा क्या होगा, डायरेक्शन बिटवीन फील्ड एंड डाइपोल। जल्दी से नोट करो, हेडिंग थी टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग है टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट कर लो, फिर हम डायग्राम जिसका मिस हो गया बता देंगे, आप चिंता मत करो। पहले भी ये नोट कर लो, जिन लोगों के भी डायग्राम मिस हो गए हम बता देंगे। अच्छा, अब इस टॉर्क का ग्राफ कैसा बनेगा। टॉर्क का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
साइन थीटा का ग्राफ, क्योंकि पी साइन थीटा लिख ही रहे हो तो वेरिएशन कैसा होगा टॉर्क का, टॉर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ होगा पी साइन थीटा का ग्राफ, मतलब मैक्सिमा आएगा पीई, पी मतलब डाइपोल मोमेंट, ई मतलब फील्ड, मिनिमा कितना होगा माइनस पीई। ये है ग्राफ बिटवीन टॉर्क एंड थीटा। नेक्स्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा समझना पड़ेगा अब इस बारे में हमें, है ना। देखो, अब हमें फाइंड करना है कि जब इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस डाइपोल की इस फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब इसके दो तीन डेरिवेशन होते हैं, मैं आपको एक उसमें से एक डेरिवेशन बताता हूँ क्या कर सकते हो इस केस में। देखो, सपोज डाइपोल रखा हुआ था इन्फिनिटी पर, डाइपोल था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यह भी इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लो इसको, है ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। प्लस क्यू माइनस क्यू वाला डाइपोल था, ये ऐसा रखा हुआ था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। चलो, इस डाइपोल को उठाकर मैं फील्ड में लाता हूँ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी से उठाकर मैं इस डाइपोल को लाता हूँ फील्ड में, और फील्ड में उठाकर यहाँ रख देता हूँ। अभी मुझे बताओ नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा। नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालते हैं, चलो ये फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वर्क डन कितना है। मुझे बताओ इन्फिनिटी से उठाकर इस डायपोल को ऐसे सीधा वर्टिकल रखने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वर्क डन हुआ जीरो। एक चार्ज पे पॉजिटिव वर्क होगा, एक चार्ज पे नेगेटिव वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसमें समझ में आ गया अपने को कि नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहाँ तक नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इसी कन्फिग्रेशन में जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इस कन्फिग्रेशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। इसको रेफरेंस लिया जाता है कि इस रेफरेंस में अगर डाइपोल और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो स्टोरी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि हम मानते हैं कि डाइपोल की इस कन्फिग्रेशन में एनर्जी क्या है, जीरो है। पर हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि अगर मैं इस डाइपोल को थीटा एंगल पे टिल्ट करता हूँ,
मैं इस डायपोल को इसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से थीटा एंगल पर टिल्ट करता हूँ। तो मुझे बताओ इफेक्टिवली एक तरह से क्या मैं ऐसा मान लूँ कि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिवली मैं ऐसा बोल दूँ कि इस चार्ज प्लस क्यू को इफेक्टिवली मैं आगे कितना शिफ्ट कर रहा हूँ, इस चार्ज प्लस क्यू को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसा मान लो कि इस चार्ज प्लस क्यू को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, कितना आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, डी कॉस थीटा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। इफेक्टिवली ऐसा बोल सकता हूँ कि आगे के डायरेक्शन में डी कॉस थीटा शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आगे के डायरेक्शन में डी कॉस थीटा शिफ्ट करा, अगर मैंने माइनस क्यू को अपनी जगह पर ही रखा है, प्लस क्यू को मैंने डी कॉस थीटा आगे शिफ्ट करा है, तो मुझे ये बताओ इस केस में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू चार्ज पर क्यू ई फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा वो फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो क्यू चार्ज पर क्यू ई फोर्स आगे लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी कॉस थीटा। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब इसकी इस कन्फिग्रेशन में, नए कन्फिग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नए कन्फिग्रेशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस क्यू ई टी कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं। तो हमारे पास दो बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन आए जो आज हम लोगों ने स्टडी करें। फर्स्ट एक्सप्रेशन था टॉर्क का, ये हमें याद रखना है। दो एक्सप्रेशन आए हमारे पास। फर्स्ट एक्सप्रेशन था टॉर्क का कि अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में हमने अगर एक डायपोल को प्लेस किया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क, इस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा पी क्रॉस ई। और इस कन्फिग्रेशन में इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पी डॉट ई। ये वेक्टर है और नीचे स्केलर है। तो टॉर्क और पोटेंशियल, जैसा फोर्स कितना है, फोर्स हमें पता है कि फोर्स जीरो है, नेट फोर्स ऑन डायपोल इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो। फोर्स टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी तीनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है। इसे यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दो। हेडिंग होगी पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of dipole in uniform electric field, potential energy of dipole in uniform electric field।
इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, अगर किसी को इस मेथड में कन्फ्यूजन है तो हम बाद में दूसरा मेथड भी बता देंगे। वैसे स्ट्राइक कर जाना चाहिए किस तरह से हम लोग, अगर बेसिक एनर्जी कंसेप्ट क्लियर है तो स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर होता है फॉर्मूला नोट कर लो, इसके हम दूसरे मेथड्स भी पॉसिबल होते हैं, वो भी आपको शेयर कर देंगे, वो भी आपको बता देंगे फिर। इसका ग्राफ, नेक्स्ट इसका ग्राफ, ग्राफ कैसा बनेगा, ये थोड़ा अच्छे से बना देना कॉपी में। माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा, u इक्वल टू माइनस पी क्रॉस ई, दैट इज माइनस पी कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा, वो थोड़ा कर्वेचर सही कर लेना इसका, थोड़ा कर्वेचर प्रॉपर करके कॉस थीटा का बिल्कुल प्रॉपर कर्वेचर बनाना है आपको। समझ में आ गया है? प्रॉपर कॉस थीटा का कर्वेचर बनाना है, नेगेटिव कॉस थीटा का, माइनस कॉस थीटा का। तो ये वैल्यूज हो जाएगी माइनस पी से लेकर प्लस पी के बीच में, और एंगल्स आपको पता ही है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, आगे नोट करते जाना इसको, 270, 360, उस तरह से आगे बढ़ता जाएगा ये। एक लास्ट एक्सप्रेशन मुझे और ऐड करना है। लास्ट एक्सप्रेशन है वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज एक डाइपोल का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था थीटा 1 पोजीशन पर, ये देख रहे हो, ये डाइपोल है इनिशियली थीटा 1 एंगल पर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इसको लिख देते हैं, ये है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एट एंगल थीटा 1। मुझे इसको टिल्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, मैं इसको टिल्ट करना चाहता हूँ इसके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन थीटा 2 में। ये रहा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये टिल्ट करके मैं इसको इसके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता हूँ थीटा 2। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे मतलब एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ u1 कितना होगा, u1 होता है माइनस पीई कॉस थीटा 1, अभी हमने देखा फॉर्मूला। u2 होता है माइनस पीई कॉस थीटा 2, दोनों वैल्यूज को उठाकर रख दो इस एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इतना आ रहा है। और इसमें गलती पता है क्या होती है, गलती ये होती है, ध्यान देना कि यहाँ पे थीटा 1 जो है वो इनिशियल एंगल है, और थीटा 2 क्या है, फाइनल एंगल है। थीटा 1 इनिशियल एंगल है और थीटा 2 है फाइनल एंगल। तो ध्यान रहे जब हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल, कॉस इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल।
फाइनल वाला डायग्राम ड्रॉ किया है ना हमने इसमें, ये देखो फाइनल वाले में ये हो जाएगा, ये लिख देते हैं। उससे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू लिखना था बस मुझे, यहाँ माइनस क्यू लिखना था, और ये फाइनल एंगल कितना लिखूंगा, थीटा 2 लिख दूंगा। चलिए नोट कर लिया होगा ये वाला कंसेप्ट भी, एक क्वेश्चन और नोट कर लो। लगे हाथों में तो सोच रहा हूँ इसको सॉल्व भी कर ही लेते हैं, 1 मिनट में तो हो ही जाएगा सॉल्व। देखो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगा। देखो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, हमने ग्राफ से भी देखा था, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा टॉर्क मैक्सिमम होगा, और टॉर्क मैक्सिमम होगा पीई। पी मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्यू चार्ज इंटू डी, सेंटीमीटर मीटर कन्वर्जन। ये तो हो गया पी, और ई कितना है, 2 × 10⁵ सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है, 0.04। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की। देखो मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पीई और माइनस पीई। तो आप तो पी तो निकाल ही चुके एक तरह से कैलकुलेशन में, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होगी, पी इंटू ई, और मिनिमम होगी माइनस पी इंटू ई। 3 पार्ट हो गए। अब फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। याद है मैंने बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम लिखेंगे पी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल 0 डिग्री है, माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल।
cos 0 1 cos 180 -1 तो ये हो जाएगा 2p। 2p मतलब कितना हो जाएगा? 2p मतलब हो जाएगा 0.08 जूल। ये फोर्थ पार्ट होगा। अच्छा 2 मिनट रुकना, एक दो अनाउंसमेंट और कर दूं। होमवर्क है आपके लिए अब एक। होमवर्क इनफैक्ट एक नहीं, दो होमवर्क हैं। पहला होमवर्क, बिगनर बॉक्स 5 जिन लोगों ने नहीं किया है बाई चांस वो कर लेना। पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका था, पहले ही कर सकते थे। आज का हमारा होमवर्क है बिगनर बॉक्स 6 डाइपोल वाला। बिगनर बॉक्स 6 डाइपोल वाला बिगनर बॉक्स होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है एचसीवी से, चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर शायद 29 या 30, जो पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल और कुलम्स लॉ और डाइपोल भी दिया हुआ है उसमें। चारों चीज़ें उसमें दी हुई। अब सब कुछ अपना कंप्लीट हो गया है वो वाला पोर्शन। तो आपको वो चैप्टर पूरा करना है, थ्योरी, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सब कुछ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दूसरा होमवर्क है एचसीवी से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये दो होमवर्क है। तीसरा, आज हम लोग की डाउट क्लास है, आज शाम को मिलेंगे ही, ठीक है। और अच्छा, इस पे एक डाइपोल पे मैं एक आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। डाइपोल हो गया तो इस पे एक प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। और तीसरा, आज हम लोग डाउट क्लास में मिलेंगे। हो सकता है मैं 5-1 मिनट का डिफरेंस हो जाए, क्लास लीव करके आऊँगा। 5:15 के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, लिंक आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले बिगनर बॉक्स 5 और उसके बाद आपको अगर कोई जनरल डाउट होता है तो अपन वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।